नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का मॉक टेस्ट हम लोग 7 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब तक मॉक 1 से लेके 6 मॉक टेस्ट मतलब टोटल 600 क्वेश्चन अपलोड है। अब वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर बिहार दरोगा 24-25 में जाकर देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर भी पीडीएफ ले सकते हैं। सभी फुल डिस्कशन उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। आने वाले बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में अगर आप डिस्कशन देख लेते तो बेहतर प्रदर्शन आप कीजिएगा। आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का ट्रेंड फिर भी साथ साथ करा रहे हैं 2024 का। तो आने वाले वैकेंसी को देखते हुए, आने वाले जो रिक्तियाँ आ रही है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इस सब को देखते हुए बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। सभी को देखते हुए हम लोग 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज पर डे 9 बजे 9 मंडे टू फ्राइडे ला रहे हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से टाइम का थोड़ा अभाव के कारण हम रात 9 बजे नहीं आ पा रहे हैं। कल से हम फिर रेगुलर 9 बजे आपको मिलने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? मतलब पूरब की ओर कौन सी नदी बहती है, ये पूछ रहा है आपको। पूरब की ओर बहने वाली नदी है वैतरणी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सब पश्चिम की ओर बहती है शेष नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी प्रमुख नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 77 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 77 के तहत भारत की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो भारत सरकार कोई भी अगर किसी के साथ समझौता करता है तो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। अनुच्छेद 77 के राष्ट्रपति के नाम पर ही शुरू होता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही खत्म होता है। हम बराबर चर्चा किए हुए हैं। तो अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के कार्य का संचालन किया जाता है, जो भी राष्ट्रपति के नाम पर होता है। अनुच्छेद 3 में जानते हैं नए राज्यों का निर्माण एवं गठन, सीमा परिवर्तन, ये सब बात है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, अनुच्छेद 45 में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है? मानव ठक्कर एक व्यक्ति है जो गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं। इनका संबंध टेबल टेनिस से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टेबल टेनिस। मानव ठक्कर एक व्यक्ति है, गुजरात का रहने वाला है, जिनका संबंध टेबल टेनिस खेल खेलते हैं। तो 3 का डी आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़कर भी पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है? विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है?
तो ये हो गया उड़ीसा में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें बंगाल टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें मेलानिन की अत्यधिक मात्रा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसके त्वचा और बाल का रंग जो है काला हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 56 टाइगर रिजर्व हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु भी टाइगर है, बाघ है। और बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व कहेंगे तो नागार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहला है वाल्मीकि नगर, दूसरा है कैमूर टाइगर रिजर्व। चलिए 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर है सॉरी 5 नंबर है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 5 का बी हो जाएगा। ओजोन के लिए बैठक हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब? 1987 में। कनाडा का क्योटो जापान का शहर है ना, मॉन्ट्रियल। ठीक है, कनाडा का शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जापान का शहर है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमको लगता है 1997 में, 1992 में क्योटो, 92 से 97 में लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था 97 में, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, जबकि उसको लागू 1989 में किया गया था। तो मॉन्ट्रियल, इतना ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल ओजोन परत संरक्षण के लिए है और क्योटो हो गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। चलिए 6 नंबर। छः नंबर है, भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सहकारी समिति अपना भारत में है। सहकारी समिति जो संशोधन किया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, यह 43 के बी में जोड़ा गया था। 43 का बी, 6 का आंसर बी हो जाएगा, 43 का बी। और 48 के कॉम जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण है 48 के कॉम में। 43 के कॉम में है मजदूरी मतलब उद्योगों में मजदूरों के लिए भागीदारी वगैरह है 43। ये 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 51 कॉम आप जानते हैं मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां 1976 के तहत। 43 का ख मतलब 43 का ए, 43 का बी, 48 का ए, 51 ए, सब किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां 1976 के तहत। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन है? आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन है? तो उसे स्तरीय मेघ कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और वायुमंडलीय लेयर कहेंगे तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल होता है। चलिए 8 नंबर है, पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? तो पीके थुंगन समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन।
जबकि बलवंत राय मेहता समिति ये भी पंचायती राज है, जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया। अशोक मेहता समिति पंचायती राज समिति द्विस्तरीय व्यवस्था दिया। एल.एम. सिंघवी समिति संबंधित है, एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो ये बनी थी नीना सिंह। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नीना सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। तो 10 का डी हो जाएगा। चलिए, सॉरी 9 नंबर था ना, 10 नंबर कर रहे थे। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 10 नंबर पे आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किस विधि द्वारा होता है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण जो है किस विधि द्वारा होता है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण जो है वो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत में जो चुनाव होता है, जैसे मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, इसे ये सब चुनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 वर्ष। पंचायत राज का प्रतिनिधि बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो या संसद बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होता है मतदान की आयु। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक दिया गया है आपको, अब बताना है इस 4 ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। इस 4 ऑप्शन में बताना है कि निम्नलिखित में से अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, द प्रेसिडेंसी ईयर्स, ये पुस्तक तो आर वेंकट नंबर द्वारा लिखा गया। माय कंट्री माय लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। द इनसाइडर, पी.वी. नरसिम्हा राव की पुस्तक है। तो इसका डायनामिक ऑफ ओपन सोसाइटी, ये हो गया अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? सिंधु सभ्यता स्थल जहाँ से 2 कमरे का बैरक मिला है, कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, राखी गढ़ी हरियाणा में, हड़प्पा पाकिस्तान में। हड़प्पा से मिला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज अब जानते हैं, हड़प्पा स्थल की खोज जो है राय बहादुर दयाराम सैनी ने 1921 में किया था, उनके साथ माधो स्वरूप वत्स से। हड़प्पा से ही कब्रिस्तान R37 का प्रमाण मिला है। कलिबंगा राजस्थान में आप जानते हैं, जिसकी कलिबंगा को घग्गर नदी पर खोजा गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान में, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। राखी गढ़ी हरियाणा में है। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कहेंगे तो राखी गढ़ी है, जो हरियाणा में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मिलान करने के लिए कह रहा है। तो मिलान करने वाला हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, सर्वे
इसका क्या होगा? देखिए, राज्य में प्रमुख राज्यपाल होता है तो 1 का 2 किस ऑप्शन में है? तो देखिए, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी तो खट ही गया। संघ का जो है, संघ का जो होगा पर हेड में प्रधानमंत्री, तो 2 का 1 किस में है? 1 बी में, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल हो गया, संघ में प्रधानमंत्री हो, ग्राम पंचायत में ऑप्शन अनुसार सरपंच हो जाएगा, नगर निगम में महापौर होता है। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है और भाग 5 में दिया गया है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है और मत नहीं दे सकता, अनुच्छेद 88 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। या महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है, अनुच्छेद 165 के तहत। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? पोर्ट लुइस जो है किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? कौन सा ग्रंथ जो है तमिल व्याकरण है? तमिल ग्रंथ कहेंगे तुल्कापियम को कहते हैं, तुल्कापियम। ऑप्शन डी हो जाएगा। और तमिल कहेंगे तो इसी के समय में संगम में 3 गो सम्मेलन हुआ था। प्रथम मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में। पहला का अध्यक्ष भी अगस्त ऋषि, दूसरा का भी अगस्त ऋषि था, तीसरा का निक्कर था। 3 गो सम्मेलन हुआ था, संगम। चलिए तमिल रामायण जो होता है उसे कंबन कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया? वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया? तो वाकाटक के बाद आया था चालुक्य, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चालुक्य वंश, चालुक्य बादामी, तो चालुक्य वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? अशोक का टोपरा, टोपरा हरियाणा में पड़ता है। अशोक के टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा किसने था? तो अशोक के टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोजा गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक। ऐसे भारत में शिलालेख का जनक अशोक को कहते हैं। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, स्तंभ लेख 7 है। अशोक के शिलालेख को खोजने का काम टीम पेनथेलर ने 1750 में किया था। इसको पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसपे को 1837 में मिली थी। मगर अशोक के टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा था कौन? FST फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा से क्या किया था? दिल्ली ले आया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कृषि जो है मेहरगढ़ से मिला है, जो वर्तमान में पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़ स्थल। तो 20 का भी हो जाएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। कृषि का आविष्कार कहेंगे तो किस काल में? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था, नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अब बता सकते हैं, रेहला पुस्तक जो है मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था, रेहला पुस्तक। तो रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया?
आप लोग को वीडियो डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो रेहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखा गया, तो 21 का सी हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, मोरक्को देश है अफ्रीका महादेश का। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत में आया था और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजदूत बनाकर इसे चीन भेज दिया था। इसने रेहला कुतुब ए रेहला पुस्तक लिखा जिसमें एमबीटी के बारे में बताया है, उसके शासन के बारे में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्र संघर्ष में घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको सजा बताना है। क्रिस मिशन कब आया तब जानते हैं। क्रिस मिशन 1942 में, तो पहला हो जाएगा 1942। तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में। आपको थोड़ा डेट ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को और व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को, दूसरा पंडित नेहरू को, तीसरा ब्रह्मदत्त को बनाया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रही। क्रिस मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था, 23 मार्च 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। इसका मतलब पहले होगा 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव पहले होगा। तो 4 वाला ऑप्शन किस में है पहले? 4 वाला है ऑप्शन 2 में, ए और सी में। उसके बाद हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 4 के बाद 3 का ऑप्शन देखिए ए और सी में ऑप्शन है। उसके बाद हो जाएगा क्रिस मिशन 23 मार्च 1942, एक वाला को देखिए सी में, सी आंसर हो जाएगा इसका। तो 22 का आंसर सी हो गया। चलिए 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 2 महिला स्पोर्ट कंपनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 2 स्पोर्ट कंपनी शुरू किया गया, महू और पुणे में किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा महू एवं पुणे। महू एवं पुणे में किया गया है। महू में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट स्थापित किया गया। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। और ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जज है। और शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट है। तो कहाँ किया गया? महू और पुणे में 2 महिला स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत हुई है। चलिए 24 नंबर 24 नंबर मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया गया? मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया गया? तो मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर में मनाया गया, भभुआ पड़ता है। तो ऑप्शन 24 का बी कैमूर। कैमूर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। बिहार में टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक वाल्मीकिनगर, दूसरा कैमूर। और अभी हाल ही में नागी पक्षी महोत्सव 2024 मनाया गया जमुई में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन सी है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ बोल रहा है, जैव अनिम्नीकरणीय। तो अनिम्नीकरणीय में हो जाएगा आपका घास, चमड़ा तो होगा नहीं, सब तो सर गल जाएगा। तो हो जाएगा पॉलीथीन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, 2 प्लास्टिक, डीटीपी। मतलब 25 का डी हो जाएगा, 2 और 4। पच्चीस का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी लोकतंत्र प्रणाली
किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? किसी भी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? ऐसी कार्यपालिका जो अपनी लोकतंत्र वैधता के लिए विधायी पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो बात गलत है, विधायी पर निर्भर रहबे करता है। हमको सही बात बोलना है, मतलब आंसर मारना है। ऐसे कार्यपालिका प्रणाली जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उत्तरदायी होबे करता है, ये भी गलत है। ऐसी कार्यपालिका जो अपने नीतियों कार्यों के लिए विधायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, रहबे करता है, ये भी गलत है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिलाने के लिए कह रहा है आपको। देखिए प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध ए का क्या होगा? प्रतिरोध कटा फटा घाव साफ करने में प्रतिरोध, एंटीबॉडी दर्द निवारक में क्या होता है? एंटीबॉडी ही यूज करते हैं हमको लगता है। तो भी नाला नल आदि साफ करने के लिए प्रतिजैविक। प्रतिरोध जिसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। औषधि जो प्रतिरोध में क्या हो जाएगा हमको लगता है, प्रतिरोध में जो एंटीसेप्टिक होता है साटने वगैरह वाला घाव और में पेस्ट करने के लिए कटा फटा में हम लोग यूज करेंगे। तो ए का 3 ए और डी में है। ए का 3 ए और डी में है। अब आते बी में प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो है जीवित कोशिकाओं से प्राप्त निर्मित किया जाता है। प्रतिजैविक जिसको पहला प्रतिजैविक कहेंगे तो पेंसिलिन है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका किया था। तो ये हो जाएगा जीवाणु के विकास को रोकता है। तो इसका मतलब बी का 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका 27 का डी आंसर हो गया। प्रतिरोध हो गया कटा फटा घाव साफ करने में, एंटीसेप्टिक जिसको बोलते हैं। प्रतिजैविक पेंसिलिन हो गया, जीवाणु के विकास को रोकता है। सी हो गया रोगाणुनाशक, तो सी का 2 हो गया नाला नल आदि साफ करना, रोगाणुनाशक करने के नाला ये सब कचरा साफ करने के। डी का पीराहारी, दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग करते हैं पीराहारी, जिसको हम कह सकते हैं पैरासीटामोल क्या है, पीराहारी ही है। चलिए 28 नंबर। निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग दक्षेस कहते हैं, जिसको सार्क बोलते हैं, सदस्य कौन से देश? कूट का सही से चुनिए। सार्क देश जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। भाभी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। आप ट्रिक जानते हैं। भाभी श्री ने भारत श्रीलंका, भाभी श्री ने नेपाल, बाप बांग्लादेश पाकिस्तान, माल मालदीव, अफगानिस्तान को दे दिया था अफगानिस्तान। तो इसमें बताना है आपको कूट करके। भारत है ये है, भूटान है ये है, बांग्लादेश है ये है, मालदीव है ये है, म्यांमार नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा। 28 का डी आंसर हो जाए। 1 2 3 4। चलिए 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो माइका जिसको अवरक कहते हैं, ये अधात्विक खनिज है। 29 का सी हो जाएगा। माइका जो है अवरक जो अधात्विक खनिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन है? भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु सुदर्शन सेतु है। सुदर्शन सेतु, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जो है वो कहाँ है तो आप जानते हैं, यह गुजरात में है सुदर्शन सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए।
उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमि खंड हैं। ये बात सही है। सही है गलत है, 1 मिनट पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी ऊपर में कह रहा है भूखंड कहाँ है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाएंगे ध्रुव में रहेगा। देखिए उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमि खंड है, भूमि का टुकड़ा है। तो ये बात जो है ये गड़बड़ है। उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित है, उत्तर में जल है, सही बात है, बर्फी का इलाका है। उसके बाद है दक्षिणी ध्रुव बिंदु स्थल खंड पर अवस्थित है और इसके चारों ओर जल का फैलाव है। नीचे में स्थलाखंड है और चारों ओर फैला है जल का। तो 2, 3 सही है आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला जो होता है उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह मतलब पावर स्टेशन, सबसे पुराना पावर स्टेशन कहेंगे तो रावत भाटा सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। सबसे पुराना है तारापुर जो महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान में जो भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। काकरापरा गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित पावर स्टेशन है कलपक्कम जो तमिलनाडु में है। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकासी व्यवस्था के लिए व्यवस्था थी लेकिन वह अनियोजित थी। नहीं, व्यवस्था जो जल निकासी का था धौलावीरा में बेहतर व्यवस्था था। गड़बड़ है। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। नहीं, अपनाई गई थी, ये बात गलत लिखा हुआ है इसमें। अपनाई जाती थी, ये ग्रिड पद्धति तो अपनाई जाती थी, ये बातें। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ था। सिंधु घाटी में नगरीय सभ्यता थी, बात सही है। नगर 2 भागों में विभाजित थी। पहले गढ़ ऊंचाई पर, दूसरी निचली शहर उपयुक्त रहते थे। इसका मतलब 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 3, 4। 34 का सी हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन मिलाने के लिए कह रहा है। मिलान में आपको मिलाने वाला का भी आने वाले समय में आपको क्वेश्चन ही बना देंगे, ठीक रहेगा। एक एक क्वेश्चन आपका फिल्टर हो जाएगा। इसमें मिलाने में जगह ही छोटा पड़ जाता है। सेरिबेलम जानते हैं पूरे मस्तिष्क का नियंत्रण करता है। नियंत्रण वाला देखिए किधर है, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्य का नियंत्रण। ए का 4, ए का 4 किस किस ऑप्शन में है? देखिए एक ही ऑप्शन में छट गया आपका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेरिबेलम चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य का नियंत्रण करता है, बी का 3 हो जाएगा। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप, भावनाओं, भूख, नींद का नियंत्रण, सी में है। सेरिब्रम तो एक बुद्धि, चेतना, स्मृति का केंद्र, डी में है। मोडुला ऑब्लिगेंटा उल्टी का नियमन या उल्टी का नियंत्रण। तो 35 का बी आंसर हो गया। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर है, पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई थी? पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई थी? तो मोरोधारो में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा मोरोधारो। मोरोधारो हड़प्पा युग की एक किलेबंदी बस्ती है। इसका खुदाई किया गया था। यह बस्ती जो है लगभग हड़प्पा काल में 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व मानी गई है खुदाई के दौरान। और जो भी खुदाई कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है पता चलता है। और यह गुजरात साइड मोरोधारो की खुदाई की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है, चंबल नदी द्वारा जो बीहर घाटी बनाई गई है उस घाटी को क्या कहा जाता है? चंबल नदी द्वारा जो बीहर घाटी बनाई गई है उस घाटी को क्या कहा जाता था? तंग घाटी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तंग घाटी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है जिसका कारण डैश है। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है जिसका कारण डैश है। तो निछालन। ऑप्शन बी हो जाएगा निछालन। ऑप्शन बी हो जाएगा निछालन। भारतीय भूभाग पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। और काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर कहेंगे तो काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी ही होती है काजू के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है कपास की मिट्टी, बात सही है। यह मिट्टी जलयोजित रहित रहती है तो पीली हो जाती है। मिट्टी जल योजित रहती है तो पीली, ये बात गलत है, पीला थोड़ी हो जाता है। दूसरा, यह कंकर और चूना पत्थर से भरपूर होता है, ये भी बात गलत है। यह दोमट मिट्टी होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन एक हो जाएगा, 39 का एक हो जाएगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल सम्मिलित है? बागानी के अंतर्गत कौन कौन से फसल सम्मिलित हैं? तो बागानी के अंतर्गत तो चाय तो ये करेगा, कॉफ़ी भी आता है और रबर भी आता है। तो 1 2 4, ऑप्शन सी 1 2 4। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के कुल भूभाग पर लगभग 40% जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती, बात सही है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा होता है, ये भी बात सही है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, बांगर और खादर, तो दोनों बात सही है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है? वायु जो प्रवेश करती है उसका क्रम पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट हमको बी लग रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाक की नली से ग्रास नली, स्वर तंत्र, ट्रेकिया होते हुए श्वास नली फेफड़ा तक जाता है। तो ऑप्शन 42 का बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, छितृष्णा एपेंटिक के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होती है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? एपेंटिक जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अम्लीय। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, धन निकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? धन का निकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। दादा भाई के द्वारा दिया गया था धन का निकास का सिद्धांत। भारत में पहली बार आर्थिक आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था और अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में ये बातें कही थी। और वार्षिक इनकम 20 रुपया बताया गया था व्यक्तियों का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए, यह बात सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना चाहिए जिससे केंद्र सरकार पर निगरानी रखे। तीसरा है आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग अलग कर देना चाहिए।
चौथा है नए वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना करना चाहिए। इसका मतलब है सभी बात सही है डाटा बाघ के संरक्षण के लिए, तो ऑप्शन 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आप जानते हैं वर्तमान में कुल 56 टाइगर रिजर्व हैं और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ 1972 में बना था। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ भारत में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। बिहार में मात्र 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, एक वाल्मीकि नगर, दूसरा कैमूर है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी मीटर है? पर्वत चोटी जो है केटू की ऊंचाई कितनी मीटर है? केटू जिसे गॉडविन आइंस्टीन भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8611 मीटर। 8611 मीटर है केटू। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू, जिसको गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा सिक्किम में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर BHU 1916 में कर दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना 1916 में किया, इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कहता है विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन कीजिए। देखिए कोयला, लकड़ी और रसोई ये सब तो घरेलू उपयोग है, मसाला अलग चीज़ हो गया, तो मसाला भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन बी। 48 का बी। 49 में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पहली बार देसी प्रेस अधिनियम, जिसे कहते हैं हम लोग कह सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये आया था 1878 में, तो ऑप्शन बी। लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, इसको समाप्त लॉर्ड रिपन ने कर दिया था 1882 में। लॉर्ड रिपन ने इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया 1882 में लॉर्ड रिपन ने। लाया कौन? लॉर्ड लीटन 1878 में। उसी को पहली देसी प्रेस अधिनियम भी कहते हैं। चलिए 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है विलियम में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन की pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन के pH पर क्या प्रभाव होगा? तो pH कम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 50 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकारा गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन से सत्य हैं? तो पहला है मुंशी अयंगर फॉर्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की थी, इसी को तो स्वीकार किया गया था, तो एक का तो एक ही सही है। दूसरा देखते हैं संघ सरकार की हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, ये बात है ही नहीं, प्रचार करना चाहिए, ये चीज़ है। भारत की बाध्यता है कि वह हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकती है, ऐसा थोड़ी है, वो दे भी सकता है, तो ऑप्शन ए आंसर परफेक्ट है, तो 51 का ए हो जाएगा। 52 नंबर।
52 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? कथन 1 है, इससे समाज के सभी वर्गों के लोगों का हिस्सा सरकार में होती है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरा है, समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है। तो ये दोनों बात सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है, न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियन होगा। स्थिर होगा इसका मतलब ए नंबर सही है। ऑप्शन ए 53 का ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कहता है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। ये कब पारित किया आप लोग जानते हैं? इसको लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1919। रॉलेट एक्ट 1919। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। विश्व में आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो कि किया गया है उससे क्या ख्याल आता है? हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो किया गया है उससे क्या ख्याल आता है? हम आप लोग को ये पूछ रहा है, आपको बताना है। तो इसमें समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया है। तो समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 का सी हो जाएगा। 56 नंबर पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अवस्थित क्या होता है उसके बाद देखते हैं। अवस्थिति मतलब कह सकते हैं सिचुएशंस, है ना। दूसरा है भूतापीय और जलीय तापमान की दर में अंतर, ये भी रहता है मानसून आने का। तापमान का अंतर रहबे करता है। हवाओं का मौसमी बदलाव, ये भी रहता है। उसके बाद 2-3 से सही है, 2-3 ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, 4 भी सही है, 2-3-4 इसका मतलब सभी सही है। 56 का डी हो जाएगा। 56 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, कथन है, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला। कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पूर्व धारणा आपको बताना है। कथन जो है, तो कथन तो सही है, 15 अगस्त को मिला था स्वतंत्रता, और ये डोमिनियन स्टेट के रूप में मिला था। कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं कह सकते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इसका मतलब है 78 का सी हम आंसर मार सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 का सी हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें मिली 15, इसलिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर ये कथन के अनुसार हम क्लियर कह नहीं सकते, क्योंकि 15 अगस्त को तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी वसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। किसी वसीय खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे रेसिडिटी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, रेसिडिटी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है?
वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राज्य लक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो चावल की किस्म है, ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। 59 का सी चावल। 60 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? संविधान संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? तो संविधान संशोधन की आवश्यकता समय समय पर, समय के साथ बदलते परिस्थितियों के कारण समय समय पर किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा। 61 नंबर पे आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि को माध्यम की जरूरत है। प्रकाश को तो हमको लगता है माध्यम की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 61 का ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है? निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है? तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नीलगिरी तो आप जानते हैं तमिलनाडु में है, तो गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार का भाग है। तो मेघालय गारो खासी जयंतिया हो जाएगा। मिजो की पहाड़ी तो मिजोरम में पाया जाता है। मिजो की पहाड़ी मिजोरम में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। छोटा नागपुर पठार तो झारखंड में पाया जाता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। भारत एक धर्म को मानने वाला देश है। एकदम गलत बात है, धर्म को भारत नहीं मानता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, भारत द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन लगाए जा सकते हैं, ये भी नहीं है। भारत एक धर्म को संरक्षण देता है, ये भी गलत है। भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, ये बात सही है। तो 63 का डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। बड़ा डाटा इसमें हटा देंगे। चलिए, बड़ा डाटा, हर सेट में 4-5 क्वेश्चन बड़ा डाटा है, उसको तोड़ के हम लोग आप लोग के लिए सेट बना देंगे, क्वेश्चन बना देंगे। चलिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कह रहा है, फ्लेम के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती। सही बात है। फ्लेम के दाएं हाथ नियम से माध्यम अंगुलियां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, यह भी बात गलत है। तो असत्य कथन चुनने का रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, बी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कहता है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, पंगसाऊ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कहेंगे तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाग चल गया सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश की किरण श्रोता के बीच एक घूमती हुई, ऑप्शन आधारित आंसर देना है। घूमती हुई चकती रख दी जाती है तो चकती पर प्रकाश विपक्ष विक्षेपण हो जाएगा। चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा।
तो किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश की किरणें स्रोत के बीच एक घूमती हुई चकती रख दी जाती। घूमती हुई चकती, देखिए गड़बड़ हो गया है, डाटा कुछ कम लिखा हुआ है। किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश की किरणें स्रोत के बीच एक घूमती हुई चकती रख दी जाती है। चकती रख दी जाती है तो चकती पर प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा। ऑप्शन बी आंसर इसका होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन जीव को निम्नलिखित किससे खतरा नहीं है। पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन जीव को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है। तो वन रोपण या सामाजिक कृषि से खतरा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 का सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हीं घटना वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती समय आम जनता। तो प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से 1918 तक चला था। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी। गांधी जी द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया, 1919 में ये बात हुई थी। ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुई थी खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो हमको लगता है पहले एक वाला प्रथम विश्व युद्ध वाला बात होगा, एक हो जाएगा। तब गांधी जी रॉलेट एक्ट वाला देश उससे पहले हटा के 1-3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1-3 वाला डी वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1-3-2-4। 1-3-2-4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करता है। ये बात सही है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सही व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। ये भी बात सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 का सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल के शक्ति पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं। बात सही है। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है। ये बात सही है, दोनों बात सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। कहता है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिना किसी वारंट के तलाशी गिरफ्तारी ली जा सकती है। इससे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्ति के उपयुक्त कथन किससे संबंधित है। तो रॉलेट एक्ट कानून, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। तो ऑप्शन बी 71 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, धौलपुर होना चाहिए। 72 धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर पुर हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व स्थित है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है देश का 55वां टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। देश में 56 को भी टाइगर रिजर्व है। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में है, जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। तो टोटल 55, अभी टोटल 56 टाइगर रिजर्व है भारत में। चलिए
73 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बना 1972 में और बाघ संरक्षण 1973 में। प्रोजेक्ट हिंगुल कहेंगे तो 1970 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कहेंगे तो 1992 में। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण कालीन स्थल रेनीगुंटा किस राज्य में है? नवपाषाण कालीन स्थल जो है रेनीकुंटा किस राज्य में स्थित है? रेनीकुंटा जो है नवपाषाण कालीन स्थल है जो किस राज्य में है, इसके बारे में आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो रेनीकुंटा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। रेनीकुंटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। 75 नंबर, नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन जमुई में किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा जमुई। और मुंडेश्वर महोत्सव कहाँ होता है? तो कैमूर जिला में होता है मुंडेश्वर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में किया गया था, 1948, ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948 में किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1948, आप लोग ध्यान रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा विभाग अगर कहेंगे तो 1954 में आया था। विभाग कहेंगे तो कब आया? विभाग आया 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग कहेंगे तो 1954 में। परमाणु ऊर्जा आयोग कहेंगे तो 1948 में। विभाग कहेंगे तो 1954 में। चलिए 77 नंबर, कहता है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। देखिए धान खरीफे है तो ये नहीं होगा, सोयाबीन भी खरीफे है ये भी नहीं होगा, कपास भी खरीफे है तो मटर हो जाएगा, रबी है तो ऑप्शन डी हो जाएगा मटर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। इसमें वार्षिक प्रति व्यक्ति बताया था 20 रुपया इनकम। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, जो दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन एस्टीन कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम का पीएच मान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का पीएच मान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का पीएच मान कितना होता है? तो 14 होता है, ऑप्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियम का पीएच मान 14 हो जाएगा। 7 तो उदासीन शुद्ध जल का होता है, और 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10.5। 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? जो भी MP MLA जाते हैं, MP कह सकते हैं, MP या राज्यसभा सदस्य जीत के जाते हैं वहाँ पे,
तो अपने मदर टंग में भी बात कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 120, 81 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 100 में है गण पूर्ति, 110 में है धन विधेयक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने दिया, जबकि गोली चलाया जनरल ओ डायर, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, चांग ला दर्रा कहाँ स्थित है? 83 नंबर क्वेश्चन है, चांग ला दर्रा कहाँ स्थित है? चांग ला दर्रा जो है लद्दाख में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख। चांग ला दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में है। चांग ला दर्रा, काराकोरम दर्रा और खारदुंग दर्रा तीनों लद्दाख में है, और यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद कहेंगे माना, नीति, लिपुलेख, मुरलिंग। माना, नीति, लिपुलेख, मुरलिंग ये सब दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नाग जल गया सिक्किम में, नाथुला जेलेपला। नाथुला जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाग जल गया सिक्किम में, नाथुला जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वन जीव संरक्षण 1972 में पारित हुआ था, और 1986 में अगर बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 85 का सी, तमिलनाडु। 86 नंबर क्वेश्चन है, एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? एडीबी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष, मतलब वर्तमान अध्यक्ष कह सकते हैं। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एडीबी जानते हैं एशियाई विकास बैंक जो है, एडीबी में अब कुल 69 सदस्य हो गए, पहले 68 था, 69 हो गया है एडीबी। एडीबी में टोटल अभी 69 सदस्य हो गए। 69वां इजराइल को बनाया गया है, और इसके वर्तमान में जापान के बने मासातो कांडा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मासातो कांडा। 86 का सी। चलिए 87 नंबर, अभी तुरंत चर्चा किए। एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना है? 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 इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो एडीबी का 69वां सदस्य बना है इजराइल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल। 87 का डी। 88 नंबर क्वेश्चन पे है, क्वाडिया सिनबाम किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? क्वाडिया सिनबाम किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हाल ही में बनी है मैक्सिको की। तो 88 का डी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, रोच डेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? रोज डेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हैं उदय शंकर अवस्थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उदय शंकर अवस्थी। पहला था कौन? वर्गीज कुरियन। पहले थे वर्गीज कुरियन। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किए हैं?
पीएम मोदी प्रधानमंत्री जी जो है भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन या प्रारंभ कहाँ किए, सबसे बड़ा हब कहाँ स्थापित किए हैं ग्रीन हाइड्रोजन का, ये आपको पूछ रहा है। ये विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम में। तो ऑप्शन 90 का ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी, असम में। तो ऑप्शन सी गुवाहाटी। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब, आर्टिफिशियल लैब MOITD का निर्माण किसने किया है? तो ये अभी है टेकमी टू स्पेस कंपनी है, जो हैदराबाद की कंपनी है, इसके द्वारा टेकमी टू स्पेस। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 मोदी जी गए थे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये लोग आप लोग जानते होंगे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी रूस में कहाँ हुआ था? कजान एक शहर है रूस का, कजान में हुआ था। तो 93 का सी हो जाएगा कजान। 94 नंबर क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ? 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। ऐसे सामान्यतः गोवा में ही होता है, तो 94 का डी हो जाएगा गोवा। 95 नंबर क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में फोकस देश किससे घोषित किया गया? 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में फोकस देश किसे घोषित किया गया? फोकस कंट्री कौन है? तो फोकस कंट्रीज बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 96 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। ये कतर प्रभावित किया, कतर जो है इसका नामकरण किया था। ये जो है तूफान आया था जो बंगाल और उड़ीसा को ज़्यादा प्रभावित किया था, कतर इसका नामकरण किया। दाना एक चक्रवाती तूफान है जिसका नामकरण कतर ने किया। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान 79 है, 79वां स्थान है। 97 का बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के शपथ कौन लेंगे? तो हेमंत सोरेन ले चुके हैं। तो 98 का ये हो जाएगा हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में 4400 साल की दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला की खोज कहाँ हुई है? 4400 साल दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला की खोज अभी हाल ही में सीरिया में किया गया है। तो 99 का सी हो जाएगा सीरिया। 99 का सी हो जाएगा, अभी सीरिया में किया गया। सीरिया एक छोटा सा देश है, उसी में किया गया है। चलिए 100 आज का लास्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य कौन है? हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादन राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन आपका डिस्कस हो चुका है। तो इसी तरह लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए। और इसका PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे लिंक रहता है, वहाँ से PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर भी PDF ले सकते हैं। तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। मंडे टू फ्राइडे आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, लिटिल गुरु चैनल पर लगातार आपको मंडे टू फ्राइडे आपको बिहार दरोगा का सीरीज मिलता रहेगा। अब तक
6 अपलोड है, ये 7 आपका अपलोड होने वाला है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कभी भी देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने तक रहने दें। सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।